सुप्रभात। 9वीं कक्षा के छात्रों का हिंदी कंपोजिट में स्वागत है। बच्चों, हिंदी में पाठ, कविताएं, ये विभाग भी हमने पढ़ा है, पत्र, कहानी, निबंध ये भी है। इसके अलावा कुछ व्याकरण विभाग है जो आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा भेज रही हूँ। हमें पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में जो ग्रामर की मैंने पूरी डेफिनेशन वगैरह समझाई है, फिर भी उस पर आधारित अपना सेकंड सेमेस्टर के लिए, पेपर के लिए जो व्याकरण है मैं आज इस वीडियो से आपको बता रही हूँ, जो आपको नोटबुक में लिखना है। तो 9th हिंदी कंपोजिट व्याकरण में पहला प्रश्न मैंने लिख कर दिया हुआ है। दूसरी इकाई के पाठों पर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला मुहावरा आपके सामने है, आरती उतारना। ये हमारे पाठों के नीचे दिए गए मुहावरे हैं जिनके अर्थ और वाक्य मैं आपको यहाँ वीडियो के द्वारा दे रही हूँ, जो आप नोटबुक में अच्छे हस्ताक्षरों में लिखेंगे दूसरी सेमेस्टर के लिए। आरती उतारना माने आदर करना या स्वागत करना, ये दोनों अर्थ हैं। हम वाक्य लिख सकते हैं कि दुश्मनों को धूल चटाने वाले वीर सिपाहियों की देश आरती उतारता है, माने स्वागत करता है, ये अर्थ होता है। अच्छे से वाक्य बनाएं थोड़ा इफेक्टिव, तो आपके उनको पर अच्छा असर हो सकता है। उसके बाद हमारी पाठों में दूसरा मुहावरा है, दूर दूर तक संबंध न होना, जिसका अर्थ है कुछ भी संबंध न होना। यह अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी नीचे लिखना है। वाक्य दिए, रमेश का उस गांव के किसी भी व्यक्ति से दूर दूर तक संबंध नहीं है। मुहावरे का वाक्य लिखते वक्त मूल मुहावरा वाक्य में लिखना ज़रूरी है, तो ये मुहावरा भी आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखेंगे। तीसरा मुहावरा है पेश करना, माने प्रस्तुत करना। अर्थ सही होना चाहिए तो वाक्य बराबर बनता है। वाक्य है, अदालत में अपराधी को पेश किया गया। पेश करना माने सामने लाना, जैसे प्रस्तुत करना होता है अर्थ, तो ये प्रस्तुत करना ही अर्थ लिखना है। अगला हमारा मुहावरा है दावा जताना, माने अधिकार जताना। वाक्य है, प्रतियोगिता शुरू होने से पूर्व सभी विजेता होने का दावा जता रहे थे। प्रतियोगिता शुरू होने से पूर्व सभी विजेता होने का दावा जता रहे थे, माने सबको लग रहा था हम जीत जाएंगे, अधिकार जता रहे थे भी लोग शुरू होने से पहले ही। तो ऐसा वाक्य इफेक्टिवली लिखना है। प्रतियोगिता शुरू होने से पूर्व सभी विजेता होने का दावा जता रहे थे। इसके बाद हमारे व्याकरण विभाग में प्रश्न क्रमांक 3 में जो आता है वो है मानक वर्तनी, जिसे हम कहा जाता है, लेकिन सूचने से कि निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखिए या मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए। तो हमारे कुछ दूसरे पाठों के दूसरी इकाई के पाठों से लिए गए शब्द है। एक ही शब्द 3 अलग अलग बार लिखे तो आपको सही शब्द कैसे लिखने हैं, इसके कुछ 7 उदाहरण दिए। देशभक्त, 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 लेकिन कैसे लिखा जाता है वो सही तरीके से दिखना बहुत ज़रूरी है, तो चुनकर लिखना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक, आर्थिक, आर्थिक शब्द है, लेकिन लिखते वक्त कैसे लिखना है सही तरह से। प्रमाण, परमाण, परमाण, प्रमाण, ये शब्द सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। प्रतिज्ञा, 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 लेकिन लिखा जाता है कैसे, अंत में दिया गया है। विश्राम, 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 बोलते वक्त तो एक ही उच्चारण करते, लेकिन लिखते वक्त अलग अलग लिखे तो सही तरह से विश्राम शब्द कैसे आना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। छठा शब्द है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। मूल उच्चारण में समान लग रहा है, लेकिन लेखन के वक्त स्वादिष्ट ये शब्द ऐसा होना ज़रूरी है। अगला शब्द है अत्याधिक, अत्यधिक, अत्याधिक, लेकिन लिखते वक्त सही तरीके का शब्द अत्याधिक ये शब्द होना चाहिए। तो मानक वर्तनी के लिए आपके लिए शब्द आएंगे, तो इस प्रकार 3 शब्द एक ही शब्द 3 प्रकारों से लिखा जाए तो भी हमें सही चुनकर लिखना आना चाहिए। अगला हमारा ग्रामर प्रकार है प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ मैंने दिखाया है कि निम्नलिखित अवयव का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब मैंने कुछ आपके सामने उदाहरण दिए, आप खुद इनके उदाहरण अपने अपने वाक्यों में लिखेंगे। 9वीं कक्षा के छात्र हैं इसलिए मैंने HW लिखा हुआ है। क्योंकि, अचानक, परंतु, और, लगातार, वाह, के साथ, इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। आप इन उदाहरणों को अवयव के उदाहरणों के छोटे छोटे वाक्य शुद्ध हिंदी भाषा में बनाएंगे।
जैसे कि अचानक बरसात शुरू हो गई, इतना छोटा सा वाक्य लिखना है कि हमें समझ में आना ज़रूरी है। जैसे लिखा है क्योंकि, तो 2 वाक्यों को, मैं इस पाठशाला में नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। इस प्रकार छोटा वाक्य, परंतु आएगा, क्योंकि आएगा और आएगा, तो 2 वाक्यों 10 शब्दों को बीच में जोड़ने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ऐसे अवयव का वाक्य प्रयोग आपको करना है। खुद आप 9वीं कक्षा के छात्र ये वाक्य बनाकर लिखेंगे अपने नोटबुक में, ताकि कोई भी अव्यय है, मैंने पहले भी पढ़ाया है आपके अवयव का वाक्य प्रयोग, मैंने एक छोटा सा वाक्य आपको शुद्ध हिंदी भाषा में बनाना है। समझ में आ गया? क्योंकि, अचानक, परंतु और लगातार, वाह के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कोई भी उसमें से अव्यय का वाक्य प्रयोग करने के लिए कहने कहा जाए तो आप छोटा सा एक वाक्य उसका बना सकते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार आगे हमारे व्याकरण विभाग में काल के भेद, ये भी वाक्य हैं जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी व्याकरण में पढ़ा है कि निम्नलिखित वाक्यों में काल के भेद पहचानो। मैंने आपको डिटेल आपको एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया है, डेफिनेशन, उदाहरण के साथ काल के भेद पहचानो, जिसकी परिभाषा के अनुसार, जैसे कि पहला वाक्य है कि आप काल के भेद पहचानना है, तो घर घर में बिजली आ गई है, तो ये वाक्य क्या हो गया? आ गई है, जिसके कारण पूर्ण वर्तमान काल लिखा हुआ है। कैसे? तो ये सारी फॉर्मूलेज के अनुसार मैंने उस वक्त सिखाया है। आ गई है क्रिया का पूर्ण रूप और है का रूप, ये पूर्ण वर्तमान काल होता है। इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा। जिस वाक्य में पीछे था, थी, नहीं, कुछ नहीं आता है, केवल क्रिया का पूर्ण रूप आता है, उसे कहा जाता है सामान्य भूतकाल रूप कहा जाता है। इसके आगे दिया है कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। तीसरा वाक्य है आपके सामने, कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। ता है, ती है, ते है के वाक्य हम समझते हैं सामान्य वर्तमान काल। ये वाक्य आपके लिए दिया गया है। और आगे का वाक्य है मैं ज़रूर किताब पढ़ूँगा। ये आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में कि मैं ज़रूर किताब पढ़ूँगा। गा गी गे क्रिया के साथ जब होता है तो सामान्य भविष्यकाल रूप होता है। इस प्रकार आप ये वाक्य लिखेंगे। वह पत्र लिख रहा था, रहा, रही, रहे और था का प्रयोग आता है तो अपूर्ण भूतकाल में आता है। समझ रहे हो? रहा, रही, रहे का प्रयोग और था तो अपूर्ण भूतकाल। आगे 6 क्रमांक का वाक्य है सीमा निबंध लिख रही है। रहा, रही, रहे तो ये अपूर्ण है और है इस आगे, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल का ये वाक्य दिया गया है। अगला वाक्य आपके लिए है, समझ रहे हो काल के भेद। आपको डेफिनेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के लिए एक बार आपको पढ़ाया गया है, तो उस रूप को याद करके आपको उसके काल के भेद के रूप को लिखना है। सीमा निबंध लिख रही है, पूर्ण वर्तमान काल, ये हमने देख लिया। 7वां वाक्य है मेरी बात पूर्ण हो गई थी। हो गई थी है तो भूतकाल का रूप आएगा, गई माने पूर्ण भूतकाल क्रिया का रूप है। इस प्रकार काल के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। इसके अलावा हमें व्याकरण विभाग में रचना के अनुसार वाक्य भेद, काल के भेद भी आता है। इसके अलावा काल परिवर्तन भी है, लेकिन इसके पहले मैंने आपको रचना के अनुसार वाक्य भेद भी दे रही हूँ। ये भी मैंने पहले आपको पढ़ाया है। रचना के अनुसार 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो उनके उदाहरण भी आपको पता है। जैसे कि पहला वाक्य है मैं सहर्ष उन्हें उपकार से ही ग्रहण करूँगा। एक ही वाक्य जब आता है तो रचना के अनुसार हम देख रहे हैं, तो ऐसे वक्त में रचना के अनुसार 3 भेद, सरल वाक्य माने साधारण वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य होता है एक ही क्रिया होती है अंत में, करूँगा। एक ही वाक्य जब आता है तो वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। ये रचना के अनुसार ध्यान रखो। मैं अपना कर्म करता हूँ और दूसरों से करवाता हूँ, तो ये वाक्य हो जाता है कि संयुक्त वाक्य, मैं अपना कर्म करता हूँ और दूसरों से करवाता हूँ। रचना के अनुसार 2 वाक्यों को जोड़ता है और शब्द से, इसलिए संयुक्त वाक्य बनता है रचना के अनुसार। और शब्द से आगे का भी वाक्य देखिए, बाहर हवा चली और बूढ़ा नीम झूम उठा। और जोड़े तो क्या लिखा जाता है? संयुक्त।
ये रचना के आधार पर हमें दिखते हैं। सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स मैंने पहले भी पढ़ाया है। आज आपको छोटे छोटे उदाहरण दे रही हूँ जिसमें आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाहर हवा चली और बूढ़ा नीम झूम उठा, ये वाक्य भी कैसा हो गया? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य भी मैंने पढ़ाया है, एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाला वाक्य मिश्र होता है। आगे भी मैंने कई उदाहरण आपके लिए दिए हैं। ओके, तो रचना के अनुसार वाक्य भी समझ में आ गया, सरल, संयुक्त, मिश्र। ओके, अब दूसरा व्याकरण विभाग हमारे लिए मैंने दिया है। निम्नलिखित वाक्यों में सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ये भी व्याकरण विभाग मैंने आपने पहले पढ़ा है कि काल परिवर्तन, काल पहचानो एक बार आ गया तो काल परिवर्तन ये दूसरा प्रकार हमने सीख लिया है, जिसमें कुछ वाक्य है। नौकर अपना काम करता है, ये वाक्य दिया गया है तो कहा गया है सामान्य भूतकाल में ये परिवर्तन करो। तो सामान्य भूतकाल माने क्रिया का पूर्ण रूप, इसलिए नौकर ने अपना काम किया, थोड़ा चेंज हो जाता है, करना, करता है का किया हो जाता है, लेकिन नौकर अपना काम किया ऐसे शुद्ध रूप नहीं होता है, इसलिए नौकर ने अपना काम किया, ये सामान्य भूतकाल रूप लिखा जाता है। दिवाली, दूसरा वाक्य देखिए, समझ में आ रहा है? हमें फॉर्मूले उसको याद रख के काल परिवर्तन भी करना आता है। जब काल एक बार समझ में आ गया तो परिवर्तन करने के लिए कठिन नहीं है। दिवाली नज़दीक आ गई, पूर्ण वर्तमान काल में करना है, तो पूर्ण वर्तमान काल में आ गई है लिखना ज़रूरी है। गई लिखा तो वो सामान्य का हो जाएगा, लेकिन गई है इसलिए दिवाली नज़दीक आ गई है, ये पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य, आकाश में तारे चमक रहे हैं, या पूर्ण भूतकाल में करने के लिए कहा है। अपूर्ण भूतकाल में करेंगे, आकाश में तारे चमक रहे थे। जिस प्रकार वाक्य पहचानने के लिए है पर परिवर्तन करने के लिए हमें समझ में आना चाहिए अपूर्ण भूतकाल कहाँ है, इसलिए रहा, रही, रहे का प्रयोग रहेगा, लेकिन थे भी प्रयोग आता है तो अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। अगला वाक्य है, अंधेरा घिर आया, पूर्ण भूतकाल में कीजिए ये वाक्य। तो अंधेरा घिर आया था ये लिखना पूर्ण भूतकाल में ज़रूरी है। आया केवल लिखेंगे तो वो सामान्य भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, लेकिन अंधेरा घिर आया था ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अगला वाक्य है आपके लिए कि मैं, पांचवा वाक्य है, मैं किसी अन्य की संपत्ति नहीं चाहता, सामान्य भविष्य काल में करने के लिए दिया है। तो उस वाक्य में हमें क्या करना है? मैं किसी अन्य की संपत्ति नहीं चाहूँगा, चाहता का चाहूँगा, गा गी के ये सामान्य भविष्य काल में हमने देखा हुआ है, ऐसे वाक्य दिए गए हैं। अगला वाक्य है, लड़का स्कूल जाता है, ये वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में करना है। तो लड़का स्कूल जा रहा है, रहा, रही, रहे का प्रयोग अपूर्ण वर्तमान काल में आता है, इसलिए जा रहा है। अब आपके सामने कुछ वाक्य, काल परिवर्तन सबके समझ में आ गया, बहुत सारे हैं। हमने एक वाक्य के साथ वाक्य भी पहले किए हैं। एक बार परिभाषा समझ में आ गई तो करने के लिए कोई कठिन नहीं है। अर्थ के अनुसार हमें वाक्य भेद पहचानो, जिसके लिए हमने पढ़े भी है पहले वाक्य में कि रचना के अनुसार तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, लेकिन अर्थ के अनुसार निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विधानार्थक, ये प्रकार भी हमने पढ़े हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हमारे सेकंड सेमेस्टर के अनुसार मैंने दिए हैं, जिनको आप नोटबुक में लिखेंगे और अच्छी तरह याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद क्या है? तो अर्थ के अनुसार हमें पहला वाक्य दिया है, अब यह सरल, संयुक्त, मिश्र नहीं, अर्थ के अनुसार निषेधात्मक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विधानार्थक, इच्छावाचक वगैरह वाक्य हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो अर्थ के अनुसार पहला वाक्य है, हमें कभी आपस में उलझना नहीं चाहिए, जिसे आप इंग्लिश में नेगेटिव कहते हैं, हम उसे नहीं ये शब्द आने के बाद हिंदी में कहते हैं निषेधार्थक वाक्य। तो पहला वाक्य अर्थ के अनुसार कहा है, इसलिए अर्थ के अनुसार ये वाक्य क्या हो जाता है? निषेधार्थक, नहीं शब्द आया। दूसरा वाक्य भी, बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा, नहीं ये शब्द आ गया है। जब वाक्य में नहीं आता है तो अर्थ के अनुसार क्या होता है? निषेधार्थक वाक्य जो होता है। सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य हम रचना के अनुसार होते हैं,
और अर्थ के अनुसार हमें निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, ये बहुत सारे प्रकार है। इस बार केवल ये प्रकार 4 वाक्य आपके लिए। तो अर्थ के अनुसार अब हम वाक्य भेद देख रहे थे कि हमें कभी आपस में उलझना नहीं चाहिए, निषेधार्थक वाक्य है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य हमने देखा, बाहर वाला नियम भी नहीं कटेगा, नहीं शब्द आता है तो ये प्रश्न निषेधार्थक बनेगा। तीसरा वाक्य है, क्या तेरा वह तेरा जल नहीं भरता। क्या ये शब्द आने के बाद प्रश्नार्थक वाक्य है, प्रश्न चिन्ह इसके प्रश्नार्थक वाक्य भी होता है। आपको लगेगा वहाँ नहीं है तो नहीं भी आप निषेधार्थक में लिखेंगे, लेकिन वास्तविक रूप में क्या शब्द आने के बाद वो प्रश्नार्थक भी वाक्य बनता है, इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य अर्थ के अनुसार लिख सकते हैं। नहीं के लिए हम निषेधार्थक भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्नार्थक लिखना ज़रूरी अधिकतर है क्योंकि वो प्रश्न है। चौथा वाक्य, मेरे हृदय में मोती भरे हैं। एक छोटा सा वाक्य है जिससे कहे जाते हैं, तो अर्थ के अनुसार ये वाक्य कैसे हो गया, विधानार्थक वाक्य हो जाता है। विधानार्थक माने अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। क्या वह तेरा जल नहीं भरता, ये वाक्य हमने देखा प्रश्नार्थक। कोई कहेगा ये निषेधार्थक भी हुआ, तो हो सकता है निषेधार्थक भी, लेकिन प्रश्न चिन्ह है इसलिए पहले प्रश्नार्थक लिखना ज़रूरी है। निषेधार्थक में भी आएगा लेकिन प्रश्नार्थक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे हृदय में मोती भरे, ये विधानार्थक वाक्य है। अब मैंने आपको और एक बार वाक्य भेद में रचना के अनुसार भी कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आप ध्यान देकर पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ के अनुसार बहुत सारे भेद है, रचना के अनुसार 3 भेद है, वो भी वाक्य हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। अर्थ के अनुसार निषेधार्थक, विधानार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक वगैरह हैं। इस बार हमने केवल इतने वाक्य लिए जो महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार भेद लिखे। रचना पूछा तो आपको सरल संयुक्त मिश्र वाक्य लिखना ज़रूरी है, इसलिए कुछ वाक्य दिए कि धीरे धीरे, पहला वाक्य धीरे धीरे हम मित्र हो गए थे। अब रचना के अनुसार पूछा है तो रचना के अनुसार सरल वाक्य होता है। मेरे साथ, दूसरा वाक्य भी वैसा ही छोटा वाक्य है, तो रचना के अनुसार सरल संयुक्त या मिश्र या 3 प्रकारों में से हमें पहचान कर लिखना है। मेरे साथ गांव के 2 मित्र थे, सरल वाक्य। रचना के अनुसार हम पढ़ रहे हैं इसलिए मेरे साथ गांव के 2 मित्र थे, सरल वाक्य होता है। अब आता है तीसरा वाक्य, डायरी का अत्यंत सामान्य परिचय। छोटा वाक्य है तो ये सरल वाक्य ही होता है या साधारण वाक्य जिसे कहा जाता है। अब अगले वाक्य मैंने दिए हैं। चौथा वाक्य, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। और शब्द से जुड़े रहने के कारण ये वाक्य क्या होते हैं, रचना के अनुसार संयुक्त वाक्य बनते हैं, इसलिए मैंने और ज़्यादा उदाहरण दिए। रचना के अनुसार इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना, संयुक्त वाक्य ये बनता है। 5वां वाक्य भी उसी प्रकार है, वे तो खुश हो गए और मुझे मूर्ख समझने लगे। और शब्द से जोड़ने के कारण ये रचना के अनुसार कैसा होता है, संयुक्त वाक्य होता है। 6वां वाक्य 6 नंबर का वाक्य है, मनुष्य का जीवन एक सुंदर किताब की तरह है और डायरी उसका प्रतिरूप है। तो ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। मैंने पहले भी कहा था सरल वाक्य के 3 उदाहरण दिए, संयुक्त वाक्य के 3 उदाहरण दिए। अब आपके लिए मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण दे रही हूँ। ये रचना के आधार पर हम देख रहे हैं। रचना के आधार पर एक छोटा वाक्य होता है सरल वाक्य, और से जुड़ा तो संयुक्त वाक्य, और तीसरा प्रकार है हमारा मिश्र वाक्य, जिसके उदाहरण मैं अभी दे रही हूँ। जब पाठ्यक्रम की 7वां वाक्य देखिए सामने, जब पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ तब झट कोई बाहरी रुचिकर पुस्तक पढ़ा करो। जब तब ऐसे वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाले वाक्य, यदि, तो, अगर, तो, जो, वो, इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र माने एक दूसरे पर आश्रित वाक्य। यहाँ भी 2 वाक्य है लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड है। और संयुक्त वाक्य में हमने देखा 2 वाक्य है वहाँ भी, लेकिन केवल और से जोड़े गए वाक्य वहाँ संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब अगला वाक्य है, आपको पुस्तक के बारे में बता देते कि
कि ये जो लिखा है देखिए, पहले वाली की जो लिखी जाती है कि या जब तब, ये ऐसे वाक्य आते हैं तब क्या होता है, मिश्र वाक्य ये हो जाता है, क्योंकि दो वाक्य एक दूसरे पर वाक्य आश्रित रहते हैं। ऐसे वाक्य में जब तब या यहाँ आना चाहिए ना, जब तब। जब पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते पढ़ते उब जाओ, तब झट कोई बाहर रुचिकर। जब तब जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा। ऐसे वाक्य कैसे होते हैं, मिश्र वाक्य। पुस्तक के बारे में बता देते कि माने डिपेंड करता है, अगला वाक्य क्या है उस पर आश्रित रहता है। आश्रित रहने वाले वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं कि क्या 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 पठनीय है। तो मिश्र वाक्य के थोड़े उदाहरण दिए हैं, सरल वाक्य के दिए, संयुक्त वाक्य, ये सब हुआ रचना के अनुसार। सबको समझ में आ गया। अब आपके लिए और एक व्याकरण विभाग है जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने दिया हुआ था, जो थोड़ा सा अलग कठिन है आपके लिए 9वीं कक्षा के लिए, लेकिन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी परिभाषाएं वगैरह मैंने सब सिखाई है। इस बार परिभाषा नहीं, केवल हमें उदाहरण देखने हैं, इसलिए मैंने सारे महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हुए हैं। संधि के 3 भेद होते हैं जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखे, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, जो यहाँ नाम दिए हैं स्वर, विसर्ग और आप देख रहे हैं संधि भेद में नाम लिखे हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था विसर्ग का चिन्ह, माने ये जो चिन्ह आता है डॉट वाला जब आता है शब्द में, तो उसे विसर्ग कहा जाता है। जब अंत में बोलते हैं स्वतः, अतः, हिंदी में जब जैसे शब्दों के आगे डॉट लिखा जाता है, मराठी में स्वतः शब्द के आगे लिखा जाता है, दुख शब्द के बाद लिखा जाता है, डॉट लिखा जाता है, उसे विसर्ग कहा जाता है। तो संधि शब्द में आपको ये कुछ 9 शब्द मैंने खास तौर पर आने वाले एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं, जो मैंने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको डिटेल में इसको पढ़ाया है। तो आज हम पहले देखेंगे। पहला शब्द है दुर्जन। आपको एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी एक दिया जाएगा टेबल में, तो दुर्जन शब्द दिख दिया तो आपको संधि विच्छेद और संधि भेद भी वहाँ लिखना ज़रूरी है। दुर्जन शब्द का दु प्लस जन विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग आता है दुर्जन, ये दो शब्द अलग आकर इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए ये संधि विच्छेद माने 2 शब्द को अलग अलग करना है। दुर्जन शब्द में निष्पक्ष पक्ष शब्द में नि और पक्ष, नमस्ते में नमः प्लस ते, से बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन गिने चुने कुछ आप एग्जाम के लिए ये शब्द आपके लिए याद रखने हैं। विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। उसके आगे चौथा शब्द है, क्योंकि इन तीनों शब्दों के आगे देखिए दुर्जन में र का उच्चारण होता है तो विसर्ग दिया जाता है, पहले भी मैंने पढ़ाया है। निष्पक्ष में श षटकोण वाला, शहर वाला जब आता है, स आता है जुड़ा हुआ नमस्ते में, तो उसकी जगह विसर्ग लिखा जाता है। नमस्ते शब्द का विच्छेद कैसे किया जाता है, नम प्लस ते, स कहा गया तो स की जगह विसर्ग दिया है। निष्पक्ष में श षटकोण वाला कहा लिखा तो उसकी जगह विसर्ग आ जाता है। दुर्जन में देखिए दुर्जन का र का उच्चारण किया तो र का उच्चारण के लिए 2 अलग अलग शब्द है, र की जगह हम विसर्ग लिखते हैं, इसलिए तीनों शब्द क्या हो गए, विसर्ग संधि के ये उदाहरण हो जाते हैं। अब आगे मैंने दिए हैं स्वर संधि के उदाहरण, दिख रहे हैं आपको। स्वर संधि यहाँ दिया है, स्वर संधि और स्वर संधि। स्वर कब आते हैं, स्वर सबको पता है, 5वीं कक्षा से अब पढ़ते आ रहे हैं। अ आ ई उ ए ऐ, ये जो स्वर आते हैं। तो यहाँ हिंदी में देखिए चौथे शब्द में सत्याग्रह शब्द में देखिए सत्य और आग्रह, ये 2 शब्द इकट्ठा आए हैं, इसलिए सत्य प्लस आग्रह विच्छेद करते वक्त गया, और प्लस के बाद आ आता है, ये स्वर होता है, ए आता है, ये स्वर है, ए आता है, ये स्वर आते हैं। तथैव में तथा प्लस एव, ये उसका विच्छेद होता है, उस कारण ये प्लस के बाद 2 शब्द को अलग करने के बाद जब स्वर आते हैं तो उन्हें स्वर संधि कहा जाता है। तथैव में तथा प्लस एव स्वर संधि, प्रत्येक में प्रति प्लस एक स्वर संधि, ये बनते हैं। ओके, तो विसर्ग संधि के 3 उदाहरण दिए हैं, स्वर संधि के 3 उदाहरण दिए हैं। आगे देखिए आपको कि व्यंजन संधि के भी मैंने उदाहरण दिए हैं। अब व्यंजन संधि में आपको दिखाई देंगे सद्गुण शब्द है, तो ये सद्गुण शब्द में देखिए सत प्लस गुण, ये व्यंजन आता है, प्लस के बाद ये जब व्यंजन आ जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कैसे, सद्गुण, सद्गुण द में त कहा गया तो द पूरा नहीं होता है,
त वर्ग में आता है, त थ द, इसलिए सत और गुण ये दो अलग अलग शब्द मिलकर सद्गुण बन जाता है। दिग्गज क ख ग, जिसमें दिग्गज में दिक प्लस गज, ये दो अलग अलग शब्द है व्यंजन संधि का, ये उदाहरण बनता है। और दो शब्दों को विच्छेद करके अलग करना है। संचार, संचार में क्या होता है, सम प्लस चार, स के ऊपर अनुस्वार है जिसका उच्चारण हम म या न करते हैं, लेकिन यहाँ लिखते वक्त सम ऐसे लिखा जाता है। तो ये कैसा भेद हो गया, संचारीय शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। ओके, सबके समझ में आ गया। सद्गुण शब्द को लिखा गया तो सत प्लस गुण व्यंजन संधि, ऐसा ये टेबल में आपको दिया जाएगा तो करने के लिए आना चाहिए। दिग्गज यानी दिक प्लस गज, क का हलंत लगाकर ये नीचे कर दिए जाते हैं। देखिए सत तीनों शब्दों में देखिए कैसे सम के नीचे क्या दिया है, हलंत दिया है, क के नीचे हलंत दिया है, सत के नीचे हलंत दिया है, जो पूरा नहीं है, जिसका अर्थ होता है क दिग्गज, उच्चारण करते दिग्गज ग लिखा हुआ है, लेकिन क वर्ग में हुआ आने के कारण ये संधि के उदाहरण बन जाते व्यंजन संधि। सद्गुण, दिग्गज, संचार, ये कुछ गिने चुने उदाहरण आपके पाठों से आपके लिए दिए गए स्वर संधि के, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण। आशा रखती हूँ सबको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। हमारे 9th स्टैंडर्ड के ग्रामर के विभाग में ये सारा ग्रामर आप लिखेंगे नोटबुक में, ग्रामर के विभाग में, ताकि काल के भेद है, रचना के भेद है, अर्थ के भेद है, जो भी है वो आपके लिए, संधि के हैं, मुहावरे हैं, मानक प्रति, ये सारा पार्ट आने वाले सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण मैंने आज एक्सप्लेनेशन किए हैं। सारे नोट्स आप नोटबुक में ज़रूर लिखिए, उन्हें याद कीजिए और अच्छी तरह अंक पाइए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।